आज का हमारा टॉपिक है होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज़ की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी एंड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। सहायक कंपनी की संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन तथा उस पर हास का समायोजन। अब तक के वीडियोस में हमने देखे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हम वेरियस वैल्यूज जैसे नेटवर्थ, कंसोलिडेटेड प्रॉफिट, मॉनिटरी शेयर होल्डर इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे। फिर हमने देखा था कुछ स्पेसिफिक आइटम्स का हम एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, यानी जैसे हमने डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इंटरिम डिविडेंड, म्यूचुअल ट्रांजेक्शंस, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक आगे एडजस्टमेंट देखे थे। उन सब पॉइंट्स के साथ आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है हमारा कि यदि एट द टाइम ऑफ जब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी के शेयर को खरीदती है उस डेट को वो असेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन भी करा सकती है। यदि रिवैल्यूएशन कराया जाता है और उस संपत्तियों के मूल्य में कोई वृद्धि या कमी होती है तो उसका एडजस्टमेंट वेरियस कैलकुलेशन में कैसे किया जाएगा, और उस पर डेप्रिसिएशन जो होगा, यदि मूल्य बढ़ता है तो हमारा एक्सेस डेप्रिसिएशन का, या फिर हमारी वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो जो भी सरप्लस डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट हमको कैसे करना है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सहायक कंपनी के शुद्ध मूल्य में जब सहायक कंपनी के हम नेटवर्थ की गणना करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि बाकी सब पॉइंट्स तो जो हमने पहले लिए थे वो तो एज इट इज़ आ ही जाएंगे। उसके अलावा यदि असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स हमको नेटवर्थ में जोड़ के दिखाना है, और यदि हानि हो रही है यानी डिक्रीज़ हो रही है वैल्यू तो हमको उसको नेटवर्थ में से घटा के दिखाना है। यानी पुराने एडजस्टमेंट जैसे करते हैं उसको सॉल्व वैसे ही करेंगे, उसमें सिर्फ एक्स्ट्रा एडजस्टमेंट ये होगा इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स जोड़ के दिखाना है और डिक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ असेट्स उसमें से हमको घटा के दिखाना है। यदि इन फिक्स असेट्स का डेप्रिसिएशन संबंध में सूचना दे रखी है तो ये जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होगी वैल्यू, इस पर हास का समायोजन भी हमको करना आवश्यक हो जाता है। यदि स्थायी संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि हो गई है तो इस बढ़े हुए मूल्य पर जो एक्स्ट्रा हास होगा उस एक्स्ट्रा हास की हम गणना करेंगे और इस एक्स्ट्रा हास को पोस्ट प्रॉफिट में से घटा के दिखाया जाएगा। क्योंकि ये वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ जब होल्डिंग कंपनी शेयर खरीदी उस डेट पर किया गया है, इट मीन्स उसके बाद का प्रॉफिट हमारा पोस्ट प्रॉफिट ही होता है, तो ये जो एडजस्टमेंट होगा हमारा वो पोस्ट प्रॉफिट में से ही किया जाएगा। इसी तरह से यदि हमारी वैल्यू डिक्रीज़ हो गई है तो जो भी सरप्लस होगा डेप्रिसिएशन का, जो एक्स्ट्रा हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके होंगे उसकी डिफरेंस के अमाउंट को हम उस राशि में जोड़ के दिखा देंगे। तो ये एडजस्टमेंट हमको ध्यान रखना है जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे। जब बैलेंस शीट बनाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तो जो भी फिक्स एसेट्स की रिवैल्यूड वैल्यू है वही दिखाई जाएगी, और जितना भी हमारा डेप्रिसिएशन उस पर बन रहा है रिलेटिवली जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो घटा के हम बैलेंस शीट में उस वैल्यू को दिखाएंगे। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझा रही हूँ कि कैसे आपको एडजस्टमेंट करना है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का, कैसे एडजस्टमेंट करना है हमको डेप्रिसिएशन का। इस एग्जांपल में मैं आपको सिर्फ वर्किंग नोट समझाऊंगी कि फर्दर कैलकुलेशंस हमको कैसे करनी है, क्या क्या ध्यान रखना है एडजस्टमेंट का। इसकी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप खुद ट्राई करेंगे क्योंकि काफ़ी एग्जांपल्स हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं तो काफ़ी वैल्यूज़ आपको क्लियर हो गई होंगी। बैलेंस शीट आपको खुद को ट्राई करनी है, मैं सिर्फ आपको मेन पॉइंट समझाऊंगी जो भी नए हैं, जो एक्स्ट्रा हैं। करते समय यदि कोई दिक्कत आपको डाउट होती है तो वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल लिया है उसमें कह रहा है कि 1 अक्टूबर 2019 को आर लिमिटेड ने एस लिमिटेड के 75% इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स लिए हैं। इसने 75% इक्विटी शेयर्स भी एक्वायर किए हैं, 75% प्रेफरेंस शेयर्स भी एक्वायर किए हैं। तो कि दोनों शेयर्स लिए हैं तो हम दोनों शेयर्स को एक साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं, नेटवर्थ निकालते समय भी और लाभांश के एडजस्टमेंट करते समय भी। दोनों कंपनियों की जो बैलेंस शीट दे रखी है हमको 31 मार्च 2020 को, इसमें कैपिटल की सूचना दे रखी है। प्रेफरेंस शेयर्स पे डिविडेंड हमारा 6% है। हमें ध्यान रखना है कि यदि प्रश्न में कहीं पर भी इक्विटी शेयर डिविडेंड के समायोजन की एडजस्टमेंट के लिए कहा गया है तो पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स का एडजस्टमेंट करेंगे, फिर हमको इक्विटी शेयर्स का एडजस्टमेंट करना होगा। जलेसर को अपनी बैलेंस दे रखा है, इसमें सरप्लस P&L दे रखा है। करंट लायबिलिटीज़ में क्रेडिटर्स हैं हमारे पास, असेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी है। इंटेंजिबल असेट की सूचना क्वेश्चन में नहीं है। इक्विटी शेयर्स ये हमारे इन्वेस्टमेंट दे रखे हैं कि जो होल्डिंग ने सब्सिडरी के जो शेयर्स लिए हैं 75% वो उसने 2 लाख रुपए में परचेज़ किए हैं, जिसमें इक्विटी शेयर्स भी इंक्लूड है, इसमें आपके प्रेफरेंस शेयर्स भी इंक्लूड है। इसलिए हम नेटवर्थ निकालते समय इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों कैपिटल को जोड़ के दिखाएंगे क्योंकि रेशियो भी इसमें सेम 75% है और दोनों इसमें इंक्लूड भी है। स्टॉक की सूचना है, डेटर्स और कैश दे रखा है। फर्दर इन्फॉर्मेशन जो अन्य सूचना दे रखा है कि आर लिमिटेड के लाभ हानि के विवरण में
एस लिमिटेड से प्राप्त 3% लाभांश शामिल है। लाभांश 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए दिया गया है। यानी जो लाभांश हमने दिया है ये 2018-19 ईयर के लिए हमने दिया है। ये लाभांश कह रखा है कि इक्विटी शेयर्स पे दिया है हमने 3%, चूँकि इक्विटी शेयर्स एस लिमिटेड लाभांश देते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस दोनों पे हमको लाभांश का एडजस्टमेंट करना है 2018-19 के लिए। ये चूँकि आउट ऑफ प्री प्रॉफिट दिया गया है तो उसका भी ध्यान रखते हुए हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेकेंड इन्फॉर्मेशन है 1 अप्रैल 2019 को एस लिमिटेड के लाभानी खाते के विवरण का शेष 20,000 था। यानी ओपनिंग बैलेंस था हमारा P&L का 20,000, जिसमें से 3% की दर से इक्विटी अंशों पर लाभांश दिया गया था। तो जो प्रश्न हमने देख लिया कि 3% लाभांश हमने 18-19 के लिए दिया था। पूर्वाधिकार अंशों पे 2019-20 वर्ष का लाभांश अभी देना बाकी है। यानी हमें यहाँ पर 2018-19 का इक्विटी प्रेफरेंस शेयर दोनों का लाभांश का एडजस्टमेंट करना है, जो हमने भुगतान कर दिया। और करंट ईयर 2019-20 के लिए भी हमको प्रेफरेंस शेयर का के डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे हमें 3 लाभांश के एडजस्टमेंट करने हैं, ध्यान रखते हुए क्वेश्चन सॉल्व करना है। आर लिमिटेड के लेनदारों में 12,000 एस लिमिटेड के क्रय के शामिल हैं। यानी ये हमारा म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है 12,000 का डेटर्स क्रेडिटर्स का। तो 12,000 हमारे डेटर्स में से लेस हो जाएंगे, 12,000 हमारे क्रेडिटर्स में से भी लेस हो जाएंगे, जिस पर बाद वाली कंपनी ने 2,000 रुपीज़ का लाभ कमाया था। चूँकि इसमें प्रॉफिट आपका 2,000 रुपये का शामिल है तो अनलाइज प्रॉफिट स्टॉक इसमें से कुछ बच जाता है तो हमको अनलाइज प्रॉफिट स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि आर लिमिटेड के स्टॉक में जो 12,000 का माल ट्रांसफ़र किया था हमने, उसमें 6,000 रुपये की लागत का माल शामिल है, जिसे एस लिमिटेड ने क्रय किया गया था। तो इसमें जो प्रॉफिट है वो 6,000 का जो लागत का माल बचा हुआ है, उस 12,000 में से जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र किया गया था, इससे 2,000 रुपये का हमने लाभ कमाया था। तो यहाँ पे हमको अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक निकालना पड़ेगा। ये चूँकि सिचुएशन ऐसी है कि एस लिमिटेड से क्रय किया गया है, तो जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक होगा ये स्टॉक में से लेस करके दिखाया जाएगा। इसे माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटी शेयर और इंटरेस्ट में से लेस करके दिखाएंगे, और होल्डिंग का हिस्सा हम कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से लेस करके दिखाएंगे। अंश अधिग्रहण की तिथि को, जिस डेट को अपने शेयर्स एक्वायर किए थे उस डेट को आपने रिवैल्यूएशन कराया, और रिवैल्यूएशन से पता चला कि एस लिमिटेड की जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका मूल्य 1,15,000 रुपीज़ है, और प्लांट और मशीनरी का मूल्य 70,000 रुपीज़ रिवैल्यूड किया गया, जिसका कोई लेखा नहीं किया गया। तो हमको ये एडजस्टमेंट करना है दोनों संपत्तियों के वास्तविक मूल्य का। एस लिमिटेड के लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट मशीनरी पर 5% की दर से आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट भी करना है। देखिए हम 1 बाय 1 इस क्वेश्चन के पॉइंट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इसमें करंट ईयर प्रॉफिट, क्योंकि इसमें प्रॉफिट का भी काफ़ी एडजस्टमेंट करना है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे करंट ईयर प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2019-20 ऑफ एस लिमिटेड। आपको सबसे पहले सब्सिडी कंपनी के प्रॉफिट का एडजस्टमेंट निकालना है। तो यहाँ पे हमको जो प्रॉफिट दे रखा है एस लिमिटेड का, वो दे रखा है हमको 46,000, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 46,000 एज ऑन, ये 31 मार्च की वैल्यू है। इसमें से हम लेस कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो क्वेश्चन में दे रखा है हमको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन 20,000। क्योंकि लाभांश जो है वो ओपनिंग में से ही दिया गया है लास्ट ईयर का, तो इसमें से हम लेस कर देंगे डिविडेंड आउट ऑफ प्री एक्विजिशन डिविडेंड को। तो यहाँ जाएगा डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, हमें प्रेफरेंस शेयर्स का भी करना है एडजस्टमेंट, इक्विटी शेयर्स करना है 2018-19 के लिए, और इसमें से हम लेस कर देंगे डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स।
फॉर 2018-19। तो ये जो हमारा लाभांश है वो इक्विटी शेयर्स पे हमने दिया है 3% और प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया है हमने 6%। तो ये हमारा आ जाएगा 3% ऑन 1 लाख और ये हमारा आ जाएगा 6% ऑन 50,000। तो ये भी हमारा 3,000 आ जाएगा और ये भी हमारा 3,000 आ जाएगा। दोनों को हम लेस कर देंगे तो प्रॉफिट जो आ जाएगा हमारा आउटर कॉलम में वो आ जाएगा 14,000। तो जो 46,000 का क्लोजिंग बैलेंस इसमें जो ओपनिंग प्रॉफिट हमारा इंक्लूड है वो हमारा सिर्फ 14,000 इंक्लूड है। तो ये हमारा करंट ईयर का प्रॉफिट निकल जाएगा। नेट प्रॉफिट फॉर 2019-20 हमारा आ जाएगा 32,000। इसमें से भी हमको 19-20 के लिए लाभांश की घोषणा करनी है जो देना बाकी है हमारा। तो इसमें से भी हम लेस कर देंगे एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड फॉर 2019-20। 18-19 की सूचना है वो हमने लेस कर ही दिया है। इसके अलावा 19-20 का भी देना बाकी है, यानी हमारा एरियर है अभी। तो एरियर ऑफ डिविडेंड भी इसमें से लेस कर देंगे क्योंकि हमें व्यवस्था करनी है। तो यहाँ ये लेस हो जाएगा 6% ऑन 50,000 यानी 3,000। तो एक्चुअली में जो करंट ईयर प्रॉफिट होगा आफ्टर एप्रोप्रिएशन वो हमारा हो जाएगा 29,000। ये हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, जिसमें से चूँकि हमने शेयर्स को यहाँ पे अक्वायर किया था 1 अक्टूबर को, तो 6 मंथ की अवधि हो जाएगी हमारी प्री, यानी सेकंड हम चीज़ यदि निकालें यहाँ पर सेकंड कैलकुलेशन, तो यहाँ पर फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 टू 30 सितंबर 2019 ये हमारा हो जाएगा प्री एक्विजिशन पीरियड। और फ्रॉम 1 अक्टूबर 2019 टू 31 मार्च 2020 ये हो जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट पीरियड। ये अवधि हो जाएगी हमारी 6 मंथ की। तो जो प्रॉफिट 29,000 है इसका आधा हमारा हो जाएगा प्री प्रॉफिट, आधा हमारा हो जाएगा पोस्ट प्रॉफिट। इसके बाद नेक्स्ट हम निकालेंगे नेक्स्ट सिचुएशन, हम एडजस्टमेंट करेंगे लैंड एंड बिल्डिंग का और प्लांट एंड मशीनरी का। तो कैलकुलेशन ऑफ इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि इसका मूल्य आपका बड़ा है तो हमें निकालना है कि एक्चुअल में कितना मूल्य बड़ा है वो हमको यहाँ पर निकालना है। तो मार्केट वैल्यू दे रखी है हमको यहाँ पर, मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अक्टूबर 2019 जब शेयर्स अक्वायर किए गए थे। हमें यहाँ पे दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग है हमारी 1,15,000 की, जबकि क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हमें लैंड एंड बिल्डिंग का 95,000। तो मार्केट वैल्यू थी हमारी 1,15,000 की। इसमें से हम लेस कर देंगे रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑन 1 अक्टूबर 2019। 1 अक्टूबर 2019 की मार्केट वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे 1 अक्टूबर 2019 की रिटर्न डाउन वैल्यू से, फिर हम देखेंगे कि वैल्यू हमारी कितनी एक्चुअल में इंक्रीज हो रही है। तो ये हम ऐसे निकालेंगे 1 अक्टूबर को। यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है हमें 95,000, जिस पे हमने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। यानी अज्यूम करेंगे 100 रुपये का यदि आपका लैंड एंड बिल्डिंग थी, 5 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जो आपकी क्लोजिंग वैल्यू है वो आपकी 95 रुपीज़ की है। तो हम पहले निकालेंगे कि ओपनिंग वैल्यू क्या होगी आपकी। तो यहाँ हम निकालेंगे ओपनिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वो हमारी हो जाएगी 95,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95, यानी वैल्यू थी हमारी 1,00,000 रुपये। हमें डेप्रिसिएशन चाहिए इसमें 6 मंथ्स का। यहाँ जो वैल्यू चाहिए हमें 1 अक्टूबर को वो हमें चाहिए डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद 1,00,000 में। तो ओपनिंग वैल्यू थी हमारी 1,00,000, इसमें से डेप्रिसिएशन हम लेस कर देंगे 6 मंथ्स का, यानी 5% ऑन 1,00,000 फॉर
6 मंथ्स, क्योंकि 1 अक्टूबर को हमें कंपेयर करनी है इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा हमारा 2500। यानी जो वैल्यू जब आपने रिवैल्यूएशन करवाया था तब इसके जो रिटर्न डाउन वैल्यू थी यानी बुक्स में जो वैल्यू थी वो थी 97,500, जबकि मार्केट वैल्यू थी आपकी 1,15,000। तो जो इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ आ जाएगा, इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, जो एक्चुअल में हमारा आ रहा है वो आ जाएगा यहाँ पे 17,500 रुपये का। ये आ जाएगा हमारा 17,500। मैं फिर वापस रिवाइज़ कर देती हूँ एक बार। हमें जो वैल्यू दे रखी है, रिवोल्यूशन जो हमने करवाया है यहाँ पे, रिवोल्यूशन हमने करवाया है वो करवाया 1 अक्टूबर 2019 को जब शेयर्स एक्वायर किए थे। तो 1 अक्टूबर 2019 हमारी वैल्यू है 1,15,000। हम कंपेयर करेंगे 1 अक्टूबर 2019 की इसकी रिटर्न डाउन वैल्यू से। रिटर्न डाउन वैल्यू हम निकालेंगे। हमको यहाँ पे एक रिटर्न डाउन वैल्यू दे रखी है एंड ऑफ द ईयर, यानी 31 मार्च की दे रखी है। 31 मार्च को हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है यहाँ पर 95,000, जिस पर हमने 5% डेप्रिसिएशन चार्ज किया हुआ है। तो पहले हम निकालेंगे इसमें ओपनिंग वैल्यू क्या थी इसकी। ओपनिंग वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग निकालेंगे तो हमारा निकल जाएगा 95,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 5, जो आपका डेप्रिसिएशन है। तो हमारी जो ओपनिंग वैल्यू थी वो थी 1,00,000 रुपीज़, जिसमें से हम 6 मंथ का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे एट द रेट ऑफ 5%। तो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू आ जाएगी 97,500। दोनों का डिफरेंस ये हमारा निकल जाएगा इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। सेम ऐसे निकालेंगे हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कैलकुलेशन ऑफ, उसमें मूल्य चूँकि कम हो रहा है आपका, तो अब निकालेंगे एक्चुअली में कितना कम हो रहा है। तो कैलकुलेशन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वो ले लेंगे क्लोजिंग वैल्यू हमारी कितनी है। यहाँ पे पहले हम ले लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू, क्योंकि हमारे को यहाँ पे लॉस हो रहा था। पहले हम लेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू। रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2019। इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग, इसमें से हम लेस कर देंगे मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑन 1 अक्टूबर 2019। तो हमारा निकल जाएगा एक्स में जो भी स्थिति होगी। सबसे निकालेंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू। ऑन 1 अक्टूबर 2019 हम निकालेंगे। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले दे रखा है क्लोजिंग वैल्यू, ये हम निकालेंगे। क्लोजिंग वैल्यू जो भी आपको दे रखी होगी इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। तो यहाँ हमारी क्लोजिंग वैल्यू जो बुक्स में दे रखी है प्लांट मशीनरी की वो है 76,000, रेट हमारा वही 5% है। तो ये हमारी ओपनिंग वैल्यू निकल जाएगी 76,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 95। तो ये निकल जाएगा हमारा 80,000। अब हम निकालेंगे 1 अक्टूबर 2019 की वैल्यू। तो यहाँ पे 80,000 में से हम लेस कर देंगे 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन, 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%। तो ये हमारा निकल जाएगा रिटर्न डाउन वैल्यू 80,000 माइनस 2,000, यानी ये आ जाएगा हमारा 78,000। जो इसकी मार्केट वैल्यू है वो हमारी 70,000 है, यानी हमारी जो डिक्रीज़ हो रही है वो एक्चुअल में हो रही है 8,000 की। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो एक्चुअल में है हमारा वो है यहाँ पर 8,000 रुपीज़ का। तो ऐसे हम निकालेंगे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट हम सॉल्व करेंगे इसके बाद नेटवर्थ। कैलकुलेशन ऑफ नेटवर्थ ऑफ एस लिमिटेड। इसमें आ जाएगी पेड अप इक्विटी कैपिटल, क्योंकि शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स भी परचेज कर रखे हैं सेम रेशियो से होल्डिंग कंपनी। तो इसमें आ जाएगी आपकी पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल
यहाँ पर और कुछ नए जो है हमको दे रखा है। इसके अलावा इक्विटी कैपिटल है 1,00,000 की, प्रेफरेंस शेयर है 50,000 की, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व है हमारा 60,000 का, ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट है हमारा 14,000 रुपये का, और प्री प्रॉफिट पोस्ट प्रॉफिट जो हमको बांटना है वो 29,000 का 6 के रेशियो में है। तो हमारा आ जाएगा 29,000 इंटू 6/12, तो हमारा आ जाएगा प्री प्रॉफिट, और 29,000 का 6 मंथ्स आ जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले हमारी पेड अप कैपिटल, वो है 1,00,000 रुपये की, प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल है 50,000, इसके बाद ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व वो हमें दे रखा है यहाँ पर 60,000, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L वो हमारा आ जाएगा 14,000, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट हमने निकाला था 6 मंथ्स के लिए, वो हमारा आ जाएगा 14,500। देन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग वो था हमारा 17,500, ये था हमारा 17,500, और डिक्रीज़ है हमारा 8,000। इन सबको जोड़ के इसमें से हम लेस कर देंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी जो था हमारा 8,000। यानी यहाँ पर आपके आ जाएगी पेड अप इक्विटी कैपिटल, पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व, ओपनिंग बैलेंस ऑफ P&L, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, और लेस कर देंगे डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो ये हमारा आ जाएगा टोटल 2,56,000, 8,000 लेस कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,48,000 नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड, 2,48,000। नेक्स्ट निकाल लेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑब्लिक कैपिटल रिजर्व। इसमें हम ले लेंगे सबसे पहले यहाँ पे हमारी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट उसमें एडजस्ट करना पड़ेगा, तो पहले हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं। चूँकि हमने डिविडेंड प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया है तो उसको हमें P&L में क्रेडिट नहीं करना होता, उसे हमें कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से कम करना होता है, यानी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को वो कम करने के काम में लिया जाता है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, उसको P&L में क्रेडिट नहीं करना होता। तो यदि आपने कर दिया है तो उसको हम P&L में से भी लेस कर देंगे और उसे हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से भी लेस करके दिखाएंगे। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो बुक में दे रखी है वो थी हमारी 2,00,000 रुपये, इसमें से प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लेस कर देंगे। प्री एक्विजिशन डिविडेंड ये हमारा आ जाएगा 3% ऑन इक्विटी शेयर्स और 6% ऑन प्रेफरेंस शेयर्स। तो जो कैपिटल है वो हमारा लाभांश जो था इक्विटी शेयर्स पे वो था हमारा 3% ऑन 1,00,000 यानी 3,000 था, और ये था 6% ऑन 50,000 यानी ये भी हमारा 3,000 था। इसका जो हिस्सा है होल्डिंग कंपनी का वो है हमारा 75%, तो इसको हम लेस कर देंगे 2,250 एंड 2,250 यानी टोटल 4,500 इसमें से अपन लेस कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1,95,500। इसको कंपेयर करेंगे अपन शेयर, लेस कर देंगे इसमें से शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन नेट वर्थ ऑफ एस लिमिटेड। तो नेट वर्थ है हमारा 2,48,000, इसका हिस्सा है हमारा 75%, तो हमारा जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 1,86,000। चूँकि हमारी कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हमारी ज़्यादा आ रही है, शेयर इन नेटवर्थ हमारा कम है, तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या फिर गुडविल निकल जाएगी 9500 की। तो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व नहीं है, यहाँ पर गुडविल निकल रही है आपकी 9500 की। तो हमें ध्यान रखना है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हम सॉल्व करेंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का कैलकुलेशन। कैलकुलेशन ऑफ पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये हमारा निकल जाएगा 29,000 का 6 मंथ्स का था हमारा प्रॉफिट, वो आ जाएगा हमारा 14,500। इसमें से हम लेस कर देंगे एडिशनल डिविडेंड, एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे हमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया था लास्ट के 6 मंथ्स में, वो हमने चार्ज किया था 2500, जबकि हमको चार्ज करना है 5% ऑन 1,15,000 फॉर 6 मंथ्स। ये हमें चार्ज करना था, जबकि हमने चार्ज किया है 5% ऑन 1 लाख फॉर 6 मंथ्स। 5% ऑफ 1,15,000 फॉर 6 मंथ जो है हमारा डेप्रिसिएशन वो आ जाएगा 2875। 5% ऑन 1 लाख फॉर 6 मंथ हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा, जो हमने चार्ज कर चुके हैं 2500। तो हमको 375 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन और एक्स्ट्रा चार्ज करना है। इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे हम, इसको लेस करके हमारा आ जाएगा 14,125। इसमें ऐड कर देंगे सेविंग इन डेप्रिसिएशन। जब वैल्यू कम होगी तो हमारा डेप्रिसिएशन सेव भी हो जाएगा। तो सेविंग इन डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो ये भी सेम ऐसे निकालेंगे हम। सेविंग इसमें निकालेंगे, हमने जो चार्ज किया है 5% ऑन 70,000 फॉर 6 मंथ्स, ये हम चार्ज किया हुआ है। इसमें से लेस कर देंगे 5% ऑन हमारी जो इंक्रीज वैल्यू है वो है हमारी ये 5% ऑन 80,000 हमने चार्ज किया हुआ था, और हमको चार्ज करना है 5% ऑन 70,000 फॉर 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स का जो हमने चार्ज किया हुआ है वो था हमारा 2000, जो कि चार्ज हमें करना है ओनली 1750। तो हमारी जो सेविंग्स हो रही है, जो हमें एक्स्ट्रा चार्ज किया हुआ है 250, इसमें हम ऐड कर देंगे। तो ये निकल जाएगा हमारा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट 14,375 रुपीज़। क्योंकि हमें नेटवर्थ आ गई है, हमारी पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट भी आ गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट हम सॉल्व कर देंगे इसके बाद, कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट, ये निकल जाएगा शेयर इन नेटवर्थ %25 ऑफ 2,48,000, ये हमारा आ जाएगा 62,000। उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट, जो हमने अभी भी सॉल्व किया था। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट जो हमने अभी सॉल्व किया है 25% ऑन 14,375, यानी 3,594। क्योंकि यहाँ पे हमने डिविडेंड डिक्लेयर किया है प्रेफरेंस शेयर्स पर, जो देना हमारा बाकी है एरियर है, तो ये भी इसका हिस्सा हो जाएगा। तो इसमें ऐड कर देंगे अपन एरियर ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, वो हमारा निकल जाएगा 25% ऑन 3,750। क्योंकि यहाँ पे स्टॉक एस लिमिटेड से ख़रीदा गया है, तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट हमको करना है वो इसमें से लेस कर देंगे हम। इसका जो हिस्सा होगा अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक में हमको लेस कर देना है। इसमें अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, शेयर ऑफ माइनॉरिटी इन अनरियलाइज प्रॉफिट स्टॉक, इसमें से हम लेस कर देंगे।
अनलाइज प्रॉफिट स्टॉक है, हमने 2000 का प्रॉफिट चार्ज किया था 12,000, जिसमें 6000 का स्टॉक हमारा बच गया है। ये हमारा हो जाएगा अनलाइज प्रॉफिट। उसमें जो इसका हिस्सा है वो हमारा हो जाएगा 25%। ये निकल जाएगा हमारा 250 रुपीज़। लेस कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा माइनॉरिटी शेयर होल्डर इंटरेस्ट। ₹66,094। वैसे इसमें एक पॉइंट आप वर्किंग नोट का ये भी बना सकते थे कि आपको अनलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक कैसे निकालना है। मैंने यहीं पे सॉल्व कर दिया है, तो आप वर्किंग नोट में अलग से पॉइंट निकाल के दिखाना। अनरियलाइज प्रॉफिट ऑन स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑफ स्टॉक। तो ये हमारा निकल जाएगा 2000 का प्रॉफिट हमने चार्ज किया था 12,000 पे, 6000 का स्टॉक हमारा बचा हुआ है, तो ये प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 1000, जिसमें 25 का हिस्सा लेस होगा माइनॉरिटी में से, 75 का हिस्सा हो जाएगा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। इसके लिए हम ले लेंगे बैलेंस ऑफ एच लिमिटेड। ये सारी सूचनाएं आपके एच लिमिटेड की आएंगी, तो बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, जो यहाँ पे हमें दे रखा है होल्डिंग कंपनी की जो सूचना है, उसमें बैलेंस ऑफ P&L है हमारा 90,000, तो यहाँ आ जाएगा हमारा बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L जो हमको दे रखा है वो है हमारा 90,000। चूँकि हम जो लाभांश प्री डिविडेंड मिला है, प्री प्रॉफिट में से मिला है, तो वो हमको इसमें से क्रेडिट नहीं करना था, जो हमने कर दिया वो आप इसमें से लेस कर देंगे। तो लेस इसमें से हो जाएगा डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड, रिसीव्ड फ्रॉम एस लिमिटेड, वो था हमारा 75% ऑफ 3000 एंड 75% ऑफ 3000, तो ये हमारा था 4500। इसको हम इसमें से लेस कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा 85,500। इसमें ऐड हो जाएगा शेयर इन पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। जो सब्सिडी कंपनी का पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट है उसका हिस्सा निकाल देंगे अपन। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट था हमारा 14,375, तो हम निकालेंगे 75% ऑफ 14,375। और चूँकि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड होल्डिंग कंपनी को मिलेगा, तो इसमें ही हम ऐड कर देंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड भी इसमें ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए इनकम है जो करंट ईयर में डिक्लेयर करना है वो। तो ये आ जाएगा 75% ऑफ 3000। तो यहाँ ऐड कर देंगे 10,781, 2,250, टोटल आ जाएगा 98,531। अब इसमें से लेस कर देंगे इसका हिस्सा, यानी शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। ऑन स्टॉक जो था हमारा 1000 का 75%, यानी यहाँ पे लेस हो जाएगा आपका 750 रुपीज़, तो हमारा आ जाएगा 97,781 रुपीज़। ये निकल जाएगा हमारा कंसोलिडेटेड प्रॉफिट। अगला आइटम मैं बता रही हूँ कि बैलेंस शीट में अपन लैंड एंड बिल्डिंग की कौन सी वैल्यू दिखाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। तो कैलकुलेशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग निकालने के लिए हम ले लेंगे मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2020।
19 था हमारा 1,15,000। इसमें से हम लेस कर देंगे 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ्स एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। ये लेस हो जाएगा हमारा 2875, यानी ईयर एंड पे जो हमारी वैल्यू होगी वो आ जाएगी 1,12,125। इसमें ऐड कर देंगे लैंड एंड बिल्डिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी जो है हमारी 2,60,000, तो टोटल हमारा आ जाएगा 3,72,125, जो हम दिखाएंगे कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर। ऐसे हम निकालेंगे प्लांट एंड मशीनरी का, कैलकुलेशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर बैलेंस शीट। तो ये भी हमारा वही आ जाएगा मार्केट वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ एस लिमिटेड ऑन 1 अक्टूबर 2019। हमारी वैल्यू थी मार्केट में 70,000। इसमें से लेस कर देंगे 6 मंथ्स डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। तो ये निकल जाएगा हमारा 70,000 इंटू 5%, 6 मंथ्स के लिए आ रहा था हमारा 1,750 रुपीज़। तो जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा आ जाएगा 68,250, यानी सब्सिडरी कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो हमारा आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी ऑफ होल्डिंग कंपनी, प्लांट एंड मशीनरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इसमें अपन ऐड कर देंगे, जो है हमारी 1,40,000। तो टोटल आ जाएगा 2,08,250 रुपीज़, जो हम दिखाएंगे प्लांट एंड मशीनरी के नाम से कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। क्लोजिंग स्टॉक हम निकालेंगे। क्लोजिंग स्टॉक डेटा स्टेटस में को एडजस्ट करना है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन का और अनलाइज प्रॉफिट का। तो यहाँ पर हमें क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 1,10,000 एंड 77,000, जिसमें से हमने अनलाइज प्रॉफिट और स्टॉक लेस करना है 1,000 का। डेटर्स दे रखे हैं 1,20,000 एंड 26,000, जिसमें म्यूचुअल ट्रांजैक्शन है हमारा 12,000 जो हमको लेस करना है। इसमें आपको क्रेडिटर्स दे रखे हैं 85,000 एंड 44,000, जिसमें से भी हमको म्यूचुअल ट्रांजैक्शन लेस करना है 12,000 का। तो इन तीनों को भी हम वर्किंग नोट में सॉल्व कर देते हैं, तो बैलेंस शीट में डायरेक्ट वैल्यूज़ हम दिखा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा हमारा 1,10,000 प्लस 77,000 माइनस 1,000 का अनरेज प्रॉफिट, यानी 1,86,000। ऐसे हमारे सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएंगे और हमारा सन्ड्री डेटर्स आ जाएगा। क्रेडिटर्स हम निकालेंगे यहाँ पर 85,000 प्लस 44,000 माइनस म्यूचुअल ट्रांजैक्शन थे हमारे 12,000 के, और डेटर्स का हम निकालेंगे तो हमारा है 1,20,000 प्लस 26,000 माइनस 12,000, यानी 1,34,000। तो ऐसे हम सारी कैलकुलेशन निकालेंगे वर्किंग नोट में, जो मैंने आपको यहाँ पे समझाई है किस तरह से करनी है। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट आप खुद ट्राई करेंगे और फिर उसको करने में कोई दिक्कत आती है, आंसर मैच नहीं होता है, तो फिर आप मुझसे पूछेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर फ़ोन करके, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। एक बार इस पॉइंट को मैं वापस आपको रिवाइज कर देती हूँ। इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी असेट्स का आपको करना क्या है। इंक्रीज़ इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़ असेट्स में आपको जो भी संपत्ति जिसके मूल्य का आपने रिवैल्यूएशन कराया एट द टाइम ऑफ शेयर्स एक्वायर करने पर, उसके मूल्य में यदि वृद्धि हो रही है, इंक्रीज़ है तो हम नेटवर्थ में जोड़ के दिखाएंगे, डिक्रीज़ है तो नेटवर्थ में से लेस करके दिखाएंगे। बैलेंस शीट बनाते समय हमको रीवैल्यूड वैल्यू ही दिखानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में। सेकेंड थिंग, यदि वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो हमारा डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा हमें देना होगा, जिसको हम लेस करके दिखाएंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में से और बैलेंस शीट बनाते समय संपत्तियों के मूल्य में से। सेम ऐसे यदि आपका मूल्य में कमी हो रही है तो आपके डेप्रिसिएशन सेविंग होगी, इस सेविंग को हम उसके मूल्य में वापस जोड़ देंगे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में और संपत्तियों के एडजस्टमेंट करते समय उसकी राशि में। बाकी सब कैलकुलेशन सेम वैसे ही किए जैसे हमने पहले किया था। एक बात और ध्यान रखनी है कि यदि प्रश्न में इक्विटी शेयर्स के लाभांश की सूचना है, प्रेफरेंस शेयर से कुछ भी नहीं कह रखा है, तो भी हमें पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का एडजस्टमेंट करना है, उसके बाद हमें इक्विटी शेयर डिविडेंड का एडजस्टमेंट
करके दिखाना है। तीसरी चीज़, यदि आपका लाभांश प्री एक्विजिशन प्रॉफिट में से दिया गया है तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करने के काम में लिया जाता है, प्रॉफिट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा। यदि कर दिया है तो हम उसे प्रॉफिट में से भी लेस कर देंगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से भी लेस करके दिखाएंगे। और यदि कोई डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन इस साल पेमेंट नहीं किया गया है, यानी एरियर ऑफ डिविडेंड के नाम से है, तो एरियर ऑफ डिविडेंड का माइनॉरिटी का हिस्सा माइनॉरिटीज़ में और होल्डिंग कंपनी का हिस्सा होल्डिंग के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट के अंदर जोड़ के दिखाएंगे और इससे संबंधित प्रॉफिट में से घटा के दिखाएंगे कैलकुलेशन करते समय। आज के लिए इतना ही।